नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आप सभी मुझे जानते हैं। मैं आज आपसे जो टॉपिक शेयर कर रहा हूँ वो है रुमाटॉइड आर्थराइटिस या फिर और हम इसको ब्रॉड में अगर लेंगे तो आर्थोपैथीज के बारे में, जिसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, लो बैक एक, बैक पेन, जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, जो वर्टेब्रल कॉलम से रिलेटेड है, वो सभी डिसीजेस जिसमें मेनली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लंबर स्पॉन्डिलोसिस ये मुख्यतः पाए जाते हैं। दूसरा है, इसको अगर हम एक में अगर डालेंगे तो जैसा पूरे वर्टेब्रा को अगर एक ही डिसीज़ में अगर करेंगे तो ये वर्टेब्रल कॉलम का डिसीज़ आएंगे पूरे, जिसमें एंकालोजिंग स्पॉन्डिलोसिस भी आता है। कुछ डिस्क का स्लीप होना या फिर ल्यूमेन का जो है वो नैरो हो जाना, वो भी उसमें आता है, या फिर डिस्क बल्ज होना या फिर ऑस्टियोफाइट डेवलप हो जाना। तो ये सभी जो चीज़ें है इस वर्टेब्रल कॉलम के डिसीज़ में आते हैं। तो मेनली इसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लंबर स्पॉन्डिलोसिस ये दोनों पाए जाते हैं। जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, मुझे लगता है जितना मैं सोच पा रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं तो भी एक्स्ट्रा यूज़, मोबाइल्स का एक्स्ट्रा यूज़ या फिर टीवी का या फिर लैपटॉप का, जो काम के अलावा जिसे हम एक रहता है कि जिनका कोई प्रोफेशनल है, उसमें आईटी में कुछ है, जॉब में है वर्क, जिनका मोबाइल से होता है या फिर लैपटॉप से होता है या कंप्यूटर से होता है, तो वो चीज़ों को छोड़ के, उन लोगों का जो आवर होता है जॉब आवर, वो छोड़ के उसके अलावा जो लोग रहते हैं कि जो ज़्यादा यूज़ करते हैं और प्रॉपर पोजीशन मेंटेन ना किए बिना, जैसा कि जो मोबाइल देख रहे हैं तो उसमें प्रॉपर पोजीशन नहीं है, बैठने की नहीं है, गर्दन की नहीं है, उस कारण से भी ये जो गर्दन का दर्द है, जिसको हम मन्यागतवात कहते हैं या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, तो ये डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले इसको आपको अवॉइड करना है। जो पोजीशन है आपकी वो अवॉइड, जो प्रॉपर पोजीशन है वो आपको लेनी है। जो जिसे कहेंगे कि जो डिसीज़ डेवलप करने वाली पोजीशन है उसको आपको अवॉइड करना है। मीन्स ज़्यादा बेंड होके बैठना या फिर ज़्यादा पीछे में जाना या फिर साइड में, इस तरह की पोजीशन को आपको अवॉइड करना है। और जो लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, जिनका घूमने फिरने का काम है या फिर जो ट्रैवलिंग का है, जिनको कोई बाहर जाना पड़ता है या कोई जिसे कहेंगे कि अप डाउन का है, किसी का जॉब कई 40 किलोमीटर जाना आना इस तरह से, तो उनको जो सस्पेंशन जो है, गाड़ी का सस्पेंशन, टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का, वो सस्पेंशन पे भी आपको ध्यान देना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जिस तरह से सस्पेंशन गाड़ी का वर्क करता है, उसी तरह आपकी बॉडी में आपका वर्टेब्रल कॉलम वर्क करता है। जितने ज़्यादा झटके आपके बॉडी में रहेंगे, जिसका कि कहीं गड्ढा आ गया या कहीं पे फिर स्पीड ब्रेकर आ गया, तो जिस तरह बॉडी उछल जाती है उसके ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं इंजरी डेवलप करने के लिए कारण हो सकता है लंबर स्पॉन्डिलोसिस में। क्योंकि हमने ये ज़्यादातर पाया गया है कि जो ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, जिनका जॉब है, जिनका वर्क उस तरह से है ट्रैवलिंग का, उनमें ये लंबर स्पॉन्डिलोसिस ज़्यादा पाया जाता है। उसमें वही है कि ऑस्टियोफाइट डेवलप हो जाते हैं, डिस्क जो है वो बल्ज हो जाती है, या फिर कहीं ना कहीं उसका प्रोट्रूजन पाया गया है, या फिर जो कैनाल जो है उसकी जो लूमेन है, वो साइज़ है वो कम पाई जाई है। तो इस तरह से लंबर स्पॉन्डिलोसिस में, उसमें एक और आता है, उसके कारण से डेवलप हुआ साइटिका जो नर्व है, हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व, जो कमर से निकल के पैरों तक जाती है, पैरों की उंगली तक जाती है, उस तरह साइटिका। तो उसमें भी फिर पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन है, नमनेस है, पेन होना पैरों में, इस तरह की जो चीज़ें वो पाई जाती है, जिसको आयुर्वेद में गुरुद्रसी नाम से जाना जाता है साइटिका को। और जो लंबर स्पॉन्डिलोसिस है उसको कटिगतवात के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें हो जाती है। एक है कि आम वात एक है, जिसको हम अगर सादे सिंपल भाषा में अगर समझना चाहेंगे तो उसको हम रुमाटॉइड आर्थराइटिस कहेंगे। तो रुमाटॉइड आर्थराइटिस ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है, आपके शरीर खुद इसको डेवलप कर रहा है। इसीलिए रसायन और वाजीकरण की चिकित्सा सबसे पहले आयुर्वेद में बताई गई है। चिकित्सा स्थान में सबसे शुरुआत जो की है चरक
संहिता में जो पुनर्वसु आत्रेयदा ने बोला है और अग्निवेश ने उनको जो सूत्रबद्ध तरीके से लिखा गया है, जो लगभग 4000 साल पहले ये हुआ है सभी, तो उसमें अग्निवेश द्वारा लिखी गई चरक संहिता। तो उसमें सबसे पहले चिकित्सा में आता है रसायन। तो ये एक हम रीजनेट थेरेपी कहेंगे, जिसको ये इस तरह के जो ऑटो इम्यून डिसीज़ है वो आपके ऊपर हावी ना हो जाए, इसीलिए रसायन का सेवन जो है वो आयुर्वेद में सबसे पहले बताया गया है। तो आपको ये सभी चीज़ें पता रहनी चाहिए कि ऑटो इम्यून डिसीज़ में किस तरह से हमारा आहार विहार आचार विचार रहनी चाहिए, ये आपको एक क्लियरिटी आनी चाहिए। उसके बाद में आप ट्रीटमेंट का सहारा लें, नहीं तो हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ट्रीटमेंट का डोजेस बढ़ते जाता है। कुछ 5 mg की गोली 10 mg की, 15 mg की, 20 mg का ऐसा हो जाता है, पता नहीं चलता है। कुछ इंजेक्टेबल चलते रहते हैं, कुछ आईवी के द्वारा या फिर इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस इस तरह से इंजेक्टेबल चलता रहता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कारण ऑटोइम्यून डिसीज़ है, लेकिन ये ट्रिगर होता है कुछ खान पान की जो आदत है, बुरी आदत है, उस कारण से। जैसा कि फास्ट फूड है, उसका अगर खान पान है, या फिर कुछ मैदा है, बेसन है, खट्टी ज़्यादा चीज़ें हैं, तीखे ज़्यादा चीज़ें, मसालेदार चीज़ें हैं, मैदा बेसन की चीज़ें, इस तरह की जो चीज़ें का लगातार उपयोग होता है, उसमें ये जो है डिसीज़ जो है ये जिसको ट्रिगर होना या फिर इसके सिम्टम्स बढ़ जाना ये पाए गए हैं। क्योंकि हम इसको फर्स्ट इसमें ही ये चीज़ों को हम बंद करवा देते हैं, ट्रीटमेंट चला रहा है। अगर किसी को भी इंटरेस्ट है इसमें, अगर ट्रीटमेंट चलवाते हैं तो सबसे पहले ये जो खट्टी चीज़ें है, क्योंकि इसमें गुग्गुल का यूज़ होता है और गुग्गुल में जो बताया गया है गुग्गुल सेवन के इसमें निषिद्ध क्या है, कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है, क्या डूज और डोंट, ये 2 वर्ड आपको पता है। तो डोंट में आता है कि खट्टी चीज़ें, मसाले चीज़ें, तीखी चीज़ें है। आतप सेवन बताया गया है कि गर्माहट वाला जो है, सन रेज में आप जा रहे हैं उस तरह से, या गर्माहट वाली हवा, इस सभी से आपको बच के रहना है अगर आप गुग्गुल सेवन कर रहे हैं। तो इसमें गुग्गुल चलवाते हैं। एक है संधिवात का, जिसको हम कहेंगे कि ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो लार्ज जॉइंट में पाया जाता है। जैसा नी जॉइंट एक एकदम जिसे कहेंगे कॉमनली अफेक्टेड जो जॉइंट है ऑस्टियो आर्थराइटिस में, वो नी जॉइंट। बहुत बार इसमें कहीं ना कहीं तो भी इंजुरी पाई जाती है, इंजुरी है, कहीं गिर गए हैं उस कारण से। लंबर स्पॉन्डिलोसिस भी अगर कभी आप गिरने की हिस्ट्री उसमें पाई जाती है, उसी तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी वही पाया जाता है कि गिरने की हिस्ट्री, उनको ट्रॉमा की हिस्ट्री रहती है, या फिर बहुत ज़्यादा उसका यूज़ होना, घुटनों का ज़्यादा यूज़ होना उनके काम की, इसमें उसमें भी ये पाया जाता है। या फिर ओबेज पेशेंट है जिनका BMI 25 के अबव है, kg/m², ये इसका फार्मूला है BMI का, आप इसको कर सकते हैं। अगर 25 के ऊपर है तो इसको हम ओबेज कहेंगे, और जो 16-17 के नीचे में आता है वो फिर आता है कुपोषण की स्थिति आती है, जिसको हम न्यूट्रिशन का प्रॉपर नहीं उस तरह। तो ये सभी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ये किस कारण से हो रहा है। तो अगर ओबेज के कारण हो रहा है तो आपको ओबेसिटी के ऊपर भी ध्यान देना है। अगर कोई आपको किसी वर्क के कारण है तो वर्क आपको कहीं ना कहीं शिफ्ट करना है, उस वर्क को जो आपके घुटनों को बढ़ा रहा है, घुटनों के दर्द को बढ़ा रहा है, वहाँ की स्वेलिंग बढ़ा रहा है, तो उस चीज़ों को आपको स्टॉप करना है। क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि संक्षेपतः क्रियायोगो निदानम परिवर्जनम। तो ये सबसे पहले जो हेतु है उसका वो बंद करना है। एक गाउट आता है, गाउट में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, एक प्रोटीन रहता है प्यूरिन नाम का, तो प्यूरिन नाम के प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर ना होते हुए वो जो प्यूरिन है वो कहीं ना कहीं क्रिस्टल फॉर्म में आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगता है, और उसमें यूरिक एसिड शरीर का बढ़ जाता है। तो इसी कारण से गाउट पाया जाता है, जिसको हम वात रक्त कहते हैं। तो वात रक्त में जो नॉनवेज का जो ग्रेवी रहती है उसको अवॉइड करनी है, नॉनवेज को अवॉइड करना है, रेड मीट को अवॉइड करना है, ग्रेवी को अवॉइड करना है, प्रोटीन डाइट को अवॉइड करना है। तो इस तरह आप इसको गाउट को भी देख सकते हैं, जिसको हम वात रक्त आयुर्वेद में कहते हैं। तो इस पे भी अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट चलवाते हैं। कुछ मालिश है, संपूर्ण शरीर की मसाज रहती है, पूरे शरीर को स्वेद रहता है, स्वेद देना रहता है, और फिर बस्ती रहती है, जिसको हम मेडिकेटेड एनिमा कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है, ये चीज़ें आयुर्वेद में बताई गई, वो बहुत डिटेल से बताई गई है।
समझाने का मेरा प्रयास यही रहता है कि आप कहीं भी जो मेडिसिन स्टार्ट करते, क्योंकि इसको लिए कुछ 2 या 3 दिन की मेडिसिन से काम होने वाला नहीं है, ये महीनों की मेडिसिन इसमें चलेगी, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, क्योंकि कहीं कहीं नर्व की इंजरी रहती है तो उसको भी हमें ठीक करना रहता है। तो नर्व इंजरी में जैसा टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा है, नमनेस आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पेरिफेरल न्यूरोपैथी की तरफ जाता है, तो उसमें भी अलग से दवाई चलना पड़ती है। कुछ इंटरनल मेडिसिन रहती है, कुछ एक्सटर्नल रहती है, तो ये सभी चलवा के आप इस डिसीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो आपको अगर इंटरेस्ट रहा तो आप मुझे बताइए, मैं इसका अलग अलग से एक वीडियो बना के आपको जैसे नॉलेज जो